आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने तय किया था, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग 7 लेक्चर में संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों कुछ एक चैप्टर जब लास्ट लेक्चर हम लोग ले रहे थे, लेक्चर 7, तो कुछ टॉपिक छूट गए थे। आज हम लोग उन्हीं टॉपिकों में 5-5 तथ्य, 6-6 तथ्य जो अनिवार्य हैं, परीक्षा में आपके लिए पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा कर लेंगे। और ये 8वां लेक्चर हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, अपने प्लान हमारा ये है कि आपको हम 30-30 मिनट के लेक्चर देंगे और 15 लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत को समाप्त करेंगे। आइए हम लोग आज अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज शुरुआत करते हैं, राष्ट्रकूटों को पहले लेंगे। राष्ट्रकूटों के विषय में कुछ बातें, फिर चालुक्य, पल्लव, चोल और देवगिर के यादव। सबसे पहले राष्ट्रकूटों की बात करेंगे। राष्ट्रकूट, हर एक वंश के विषय में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। उस राष्ट्रकूट, जैसे मान लिया कोई वंश है, उसकी राजधानी क्या है, उसका संस्थापक कौन था, उसके कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया। जैसे राष्ट्रकूट शासक एक हुआ है कृष्ण प्रथम। एलोरा का एक कृष्ण मंदिर है, एलोरा में एक शैव मंदिर है, शिव मंदिर, वो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है एलोरा का। और वो किसने बनवाया था, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम रहा होगा जिसने ये मंदिर बनवाया था, या पल्लव शासक कोई अगर इंपॉर्टेंट रहा जिसने बहुत सारा काम किया हो। आज हम लोग इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट की। 8वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय राज्यों में, दक्षिण भारतीय राज्यों में राष्ट्रकूटों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रकूटों ने, कल जब हम लोग कर रहे थे लास्ट वीडियो कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष, उसमें एक नाम आया था कि राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की शक्ति थे। ये उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करने आए प्योर, लेकिन ये उत्तर भारत तक सैनिक अभियान करते थे, यहाँ के लोगों को हराते थे और वापस चले जाते थे। यानी उत्तर भारत की राजनीति में भी राष्ट्रकूटों ने कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा की, कई राजाओं ने। राष्ट्रकूटों के विषय में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, 4-5 तथ्य, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो लिखिए संस्थापक। राष्ट्रकूटों के विषय में आप डालिए संस्थापक। राष्ट्रकूट डालिए आप, राष्ट्रकूट पहला आपका हो गया। अब इसके विषय में जो आपके तथ्य होंगे, पहला तथ्य होगा आपका संस्थापक, और इसके संस्थापक का नाम है दंतदुर्ग। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था, तो पहला पॉइंट हो गया आपका दंतदुर्ग। दंतदुर्ग की पृथ्वी बल्लभ एक उपाधि थी, पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ दंतदुर्ग की एक उपाधि थी। दंतदुर्ग ही राष्ट्रकूटों का संस्थापक माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण राजा इनका जो हुआ उसका नाम है कृष्ण प्रथम। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे जस्ट इसके पहले, कृष्ण प्रथम, फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूटों का एक महत्वपूर्ण राजा है। और कृष्ण फर्स्ट के विषय में, दंतदुर्ग के पश्चात ये दंतदुर्ग का चाचा माना जाता था कृष्ण प्रथम, और इसका सबसे बड़ा जो काम है वो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। आप केवल इतना याद रखिए। अभी एलोरा पे थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे अलग से, क्योंकि एलोरा की गुफाएं अपने आप में भारतीय कला के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रही हैं कि एलोरा कहाँ है, एलोरा में कौन सी गुफाएं हैं, एलोरा में किस धर्म से संबंधित आखिर चित्र बनाए गए हैं, ये चर्चा हम लोग एलोरा पर कर लेंगे। आप अभी जानिए एलोरा का कैलाश मंदिर। ये प्रश्न परीक्षा में मेरे हिसाब से कई बार पूछा गया, एलोरा का कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर की खासियत यह है कि एलोरा के कैलाश मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं, इनकी जो दीवारों पर चित्र बनाए गए, इनमें रावण कैलाश पर्वत को उठाए हुए है, एक इंपॉर्टेंट चित्र है। इस तरह से इसमें बनाए गए हैं। आगे आप लिखिए, अगला लिखिए। अगला शासक है इसका ध्रुव। एक शासक हुआ इंपॉर्टेंट, ध्रुव। ये मैंने कल नाम लिया था इसका, ये उत्तर में आया था जब कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, तो ध्रुव ने अपनी भूमिका अदा की थी। तो ध्रुव का एक नाम रखा गया धारावर्ष। बस यही पूछ सकता है आपसे कि ध्रुव की उपाधि क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए ध्रुव की एक उपाधि थी धारावर्ष। ये धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। ध्रुव के बाद आप अगला इनका महत्वपूर्ण और अंतिम शासक लिख लीजिए, अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम के विषय में लिख लीजिए 2 बातें। एक तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म का अनुयायी था, और राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था। इसके समय जो महत्वपूर्ण विद्वान थे महावीराचार्य और जिनसेन। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, अमोघवर्ष की। अमोघवर्ष ये शासक था राष्ट्रकूट। इसकी खासियत, ये जैन धर्म का मतावलंबी था, यानी जैन धर्म। इसके वहाँ जिनसेन, एक बहुत बड़ा जिनसेन लेखक हुआ, आदि पुराण इसकी रचना है। जिनसेन की रचना का नाम है आदि पुराण।
जिनसेन, और एक है महावीराचार्य। ये बहुत बड़ी गणित की एक पुस्तक उस समय तैयार की इन्होंने, महावीराचार्य। इनकी पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। ये दो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, ये अमोघ वर्ष के दरबार के लोग हैं। गणित सार संग्रह महावीराचार्य की, जिनसेन का आर्य पुराण। अमोघ वर्ष स्वयं बहुत बड़ा कन्नड़ विद्वान था, अमोघ वर्ष कन्नड़ विद्वान था, और अमोघ वर्ष की पुस्तक का नाम था कविराज मार्ग। लिख दीजिए, कविराज मार्ग इसकी पुस्तक का नाम है। ये इतनी बातें आपको जाननी थी राष्ट्रकूटों के विषय में, जो कि आपने जानकारी हासिल कर ली। अब इसी जगह पे जब राष्ट्रकूट आप एंड कर रहे होंगे तो आप एलोरा टॉपिक छोटा सा डाल लीजिए, जिससे कि आपको, जो मैं कह रहा हूँ, एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस हैं। एलोरा की गुफाओं पर जब आपसे बात की जाए तो आपको इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आखिर एलोरा की गुफाओं में क्या है और एलोरा के विषय में क्या जानकारी। लिखिए, एलोरा ये महाराष्ट्र के गुहा मंदिर माने जाते हैं, ठीक है। और एलोरा का जो हुआ, एलोरा की गुफाओं में जो चित्रकारी हुई, जो निर्माण हुआ एलोरा के गुहा मंदिरों का, वो किसके सामने हुआ? राष्ट्रकूटों के सामने हुआ, राष्ट्रकूटों के सामने। और ये महाराष्ट्र में है एलोरा। और इसकी जानकारी तमाम जुटाइएगा। आप इतना समझिए, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, 34 शैलकृत गुफाओं में कुछ बौद्ध की हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण गुफा है इनकी, विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या 10 बोली जाती है। इसी तरह से एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो एलोरा में आपको शैव मंदिर भी हैं, वैष्णव मंदिर भी हैं, वैष्णव के भी हैं, और बौद्ध के भी हैं। ये तीनों धर्मों का एलोरा में चित्रण किया गया, बौद्ध गुफाओं में किया गया है। इसके बाद आप डाल दीजिए अगला टॉपिक। इसमें हमारा लोगों का ये राष्ट्रकूट कंप्लीट हो गया। राष्ट्रकूट के बाद आप आ जाइए, अगला आपका टॉपिक है चालुक्य। चालुक्यों में कल गुजरात के चालुक्यों को पढ़ा था हम लोगों ने, और गुजरात के चालुक्यों को पढ़ते समय आपको याद होगा उसमें सोलंकी उनको कहा गया था। गुजरात के चालुक्यों को माना गया था, उनका एक दूसरा नाम था सोलंकी। लेकिन आज जो और चालुक्य वंश के कुछ हुए राजा, उन चालुक्यों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। खासकर चालुक्य जो है 3 जगह दिखाई देते हैं। एक तो आपके होंगे वातापी के चालुक्य, जो मेन है वातापी के चालुक्य। एक वेंगी के चालुक्य कहे जाते हैं, वेंगी के चालुक्य। और तीसरे हैं आपके कल्याणी के चालुक्य। ये दक्षिण भारत में चालुक्यों ने, जिस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और तमाम छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सातवाहन राज्यों का जब अंत होता है तो चोल चेर पांड्य, इन 3 राज्यों का उदय होता है। और इसी तरह से धीरे धीरे फिर प्राचीन राजवंशों की तरह ही इसी क्रम में जब स्थापना होती है तो चालुक्यों का वंश, लगभग चालुक्यों का समय आपका 6वीं शताब्दी में आपको दिखाई देता है। 6वीं शताब्दी से ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था हर्ष से पुलकेशिन द्वितीय लड़ता है, और पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को पराजित करता है उत्तर भारत के, यानी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था। यही जो वातापी के चालुक्य आप पढ़ रहे हैं पहले, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। पहला शासक है वातापी का चालुक्य। अब आप वातापी पे 2-3 बातें लिख लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए। वातापी के चालुक्य, एक तो इनका राजवंश शुरुआत की जाती है, इसको लिख लीजिए जयसिंह से। जयसिंह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद इसके प्रमुख शासक का नाम लिखिए पुलकेशी द्वितीय। इसका जो महत्वपूर्ण शासन करता है राजा है वो पुलकेशी द्वितीय। वही हर्ष को हराता है, पुलकेशी द्वितीय। बस ये नाम नोट कर लीजिए, आपके लिए यही मतलब का है। पुलकेशी, इसी को पुलकेशिन भी कहते हैं। पुलकेशी द्वितीय हर्ष को पराजित करता है, हर्ष पराजित होता है इससे, हर्ष पराजित। और इसका अभिलेख है एहोल अभिलेख। ये पूछा जाता है परीक्षा में। एहोल अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का है, यानी चालुक्य वंश का है। इतनी बात आप ध्यान रखिए बस। पुलकेशी द्वितीय ने बहुस्वर्ण और अग्निष्टोम जैसे यज्ञ होते थे, उन यज्ञों को भी संपन्न कराया था। इसके बाद इनके तमाम राजा हैं, विक्रमादित्य सेकंड, विनयादित्य, विजयादित्य, इस तरह तमाम राज्यों के बाद इनका भी अंत हो जाता है। दूसरे लिखिए आप, दूसरे हेडिंग है आपकी वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्यों में केवल एक बात लिख लीजिए, अधिक नहीं आपको लिखना है। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन, केवल संस्थापक का नाम लिखिए विष्णु। ये वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन। कंप्लीट। इसके बाद आप डालिए, अगला है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना तैलप
आपको ये जानना चाहिए केवल इतना कि चालुक्य भी मजबूत शक्ति थे दक्षिण की, चालुक्यों की तमाम शाखाएं थीं, उन्हीं शाखाओं के विषय में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। तो इसके तैलप सेकंड हो गए आपके कंप्लीट। कल्याणी के चालुक्य के तैलप सेकंड ने की थी। एक इनकी बात है, सोमेश्वर प्रथम एक शासक हुआ, इनकी राजधानी थी मान्यखेट। कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी थी मान्यखेट, कभी पूछ ले जा सकता है। और ये मान्यखेट से हटा करके कल्याणी राजधानी सोमेश्वर प्रथम ले गया था। बिल्हड़ एक इनका बहुत महत्वपूर्ण राजा हुआ। बिल्हड़ विक्रमांग देव चरित एक रचना है, हम लोगों ने स्रोत में किया था, वो बिल्हड़ की लिखी हुई है। वो बिल्हड़ इन्हीं के समय था। और एक विज्ञानेश्वर की चर्चा की थी हम लोगों ने, मिताक्षरा जिनकी रचना आई थी, वो भी वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य को वहाँ ही दरबार में रहते थे। विज्ञान याज्ञवल्क्य किस्मत पर ये टिप्पणी मिताक्षरा टीका लिखी गई थी। इसके बाद अगला टॉपिक डालिए आपका, हो गया चालुक्यों के विषय में। पल्लव डालिए। पल्लवों के विषय में 4-5 बातें लिख लीजिए महत्वपूर्ण। डालिए हेडिंग अपना तीसरा वंश पल्लव आज का। पल्लव संस्थापक सबसे पहले लिखिए। संस्थापक पूछ सकता है कभी भी, सिंह विष्णु। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। दूसरी बात इसके इंपॉर्टेंट, इसकी राजधानी है कांची। इसकी राजधानी थी कांची। कांची लिख लीजिए। पल्लवों के विषय में यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था सिंह विष्णु। और किरात एक बहुत चर्चित रचना है किरातार्जुनियम, और भारवी उसके लेखक हुए। भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आप केवल नाम डाल लीजिए किरातार्जुनियम। और किरातार्जुनियम के लेखक हुए भारवी। भारवी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इसके बाद पल्लव वंश के अन्य प्रमुख शासकों में लिखिए एक जो महत्वपूर्ण नाम आता है, केवल मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ, नरसिंह वर्मन। लिखिए नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो है, इसने नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम में, एक शासक का नाम है इसके महत्वपूर्ण, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसने महाबलीपुरम में एकाश्मक मंदिर कई बनवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महाबलीपुरम के आज भी वो अवशेष देखे जाते हैं उसके मंदिरों के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहा ये। और पल्लव वंश का शायद महत्वपूर्ण शासक या सबसे महत्वपूर्ण शासक इसी को बोला जाता है। और पल्लव वंश के अंतिम शासक का नाम था अपराजित वर्मन। यद्यपि पराजित होकर के बाद में नष्ट ही हो गया। और एक इनके शासक हुए महेंद्र वर्मन, पल्लव वंश के शासक थे। आपको क्यों जरूरत है उनके जानने की? क्योंकि वो जो महेंद्र वर्मन है, उन्होंने एक रचना कर दी मत्त विलास प्रहसन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने की। नरसिंह वर्मन के विषय में और एक बात याद रखिएगा, महामल्ल की एक उपाधि ली थी इसने, महामल्ल। पूछ ले महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। वातापी कुंड की भी उपाधि इसने धारण की थी, क्योंकि वातापी के चालुक्य जो आपने पढ़े थे, इसने वातापी को विजित किया था। तो वातापी को विजित करने के कारण इसने वातापी कुंड की भी उपाधि धारण की थी। इसके बाद अरबों के आक्रमण भी पल्लवों के शासक उसमें नरसिंह वर्मन सेकंड थे। कांची में एक कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया गया, वो भी इन्हीं के सामने बनवाया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दश कुमार चरित, और दंडी उसके लेखक हैं। दंडी की दश कुमार चरित पल्लवों के काल में ही लिखी गई थी। और तमाम संत तो रहते थे इन लोगों के वहाँ, रहा करते थे। इसके बाद पल्लवों का आपका कंप्लीट है। पल्लवों के बाद आप अगला डालिए। पल्लवों के विषय में पर्याप्त है। इसके बाद आपका चोल, इंपॉर्टेंट है चोल आपके लिए। चोलों के विषय में सुनिए। चोलों के विषय में कुछ बातें महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछी जाती हैं आपसे। अगला आपका टाइटल आ गया चोल। इन सब के राष्ट्रकूटों का सांस्कृतिक योगदान क्या है, चालुक्यों का है, पल्लवों का क्या है, राजनीतिक क्या है, दक्षिण भारत की राजनीति में क्या भूमिका अदा करते हैं, राष्ट्रकूट आकर उत्तर में क्या अदा करते हैं, ये एक बृहद टॉपिक है। बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। जब आप कभी राष्ट्रकूटों को पूरा किसी अच्छी बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपकी ये विजन क्लियर होंगे। आपके लिए परीक्षा में हमने बता दिया कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन आपको राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लवों का जब पल्लव पढ़ने लगेंगे आप, तो पल्लवों का सांस्कृतिक योगदान अद्भुत है। शायद इतना और वंशों का ढूंढना पड़ेगा कि पल्लवों का सांस्कृतिक योगदान कितना ज़्यादा है दक्षिण भारत में। तो ये एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं। चोल,
चोलों का भी वही सेम है जैसे राष्ट्रकूट चालुक्य पल्लव बताया, बल्कि दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में चोल उदित होते हैं। चोलों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश माना जाता है पल्लवों के उस पर ही अपना इन्होंने खड़ा किया राजवंश। चोलों का लिखिए संस्थापक, आप डालिए सीधे संस्थापक। संस्थापक है इसका विजयालय, विजयालय संस्थापक है इसका विजयालय। चोल चेर पांड्य ये तीनों बहुत प्राचीन संगम युग जब हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, उसमें भी आता है निकल के, लेकिन उस समय चेर चोल पांड्य वो अलग है, लेकिन है प्राचीनता इसकी उतनी ही है। चोल वही है, लेकिन ये चोल इस समय जब 9वीं 8वीं 10वीं शताब्दी में आकर के मजबूत हो रहे हैं, हम लोग तब की चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे अधिक प्राचीन था। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोण से चोलों ने दक्षिण भारतीय राजनीति में 10वीं शताब्दी से अपनी अग्रणी भूमिका निभाना शुरू किया था। अब आप इनके विषय में इनकी राजधानी डाल दीजिए तंजौर। इनकी राजधानी आज भी तंजौर है, तंजौर। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर। आप लिख लीजिएगा आगे या पीछे राजधानी, राजधानी, संस्थापक पूरा लिखिएगा आप, तभी आपका क्लियर होगा चोलों पर। इसके बाद चोलों के कुछ महत्वपूर्ण शासक लिख लीजिए। सबसे बड़ा इनका इंपॉर्टेंट शासक जो हुआ चोलों का वो था, डालिए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र नहीं, राजराज प्रथम। पहले नाम डालिए आप राजराज फर्स्ट, क्योंकि चोलों को माना जाता है राजराज फर्स्ट ने, इसका लड़का था राजेंद्र प्रथम। राजराज फर्स्ट ने चोलों का विस्तार किया, चोलों को दक्षिण भारत तक पहुंचाया, उत्तर भारत तक भी राजेंद्र प्रथम इसका लड़का लाता है। चोलों का माना जाता है कि विशाल साम्राज्य एक समय हो गया था। तो इसकी जो मजबूती से शुरुआत करता है वो है आपका राजराज फर्स्ट। और राजराज फर्स्ट के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी लिख लीजिए, इसने एक मंदिर का निर्माण कराया, बिल्कुल दैत्याकार परिकल्पना की इसने। उसको बोलता है एक इतिहासकार फर्गुसन शायद कहते हैं ये कि चोलों के जो चोल शिल्पी थे उन्होंने दैत्याकार कल्पना की, यानी दैत्याकार कल्पना की और उसको मूर्त रूप उनके शिल्पियों ने दिया और विशालकाय मंदिर बनाए गए। दक्षिण भारत के आज भी ये अद्भुत मंदिर हैं। तो उसमें राजराज का जो मंदिर है उसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आप आंसर देंगे राजराज फर्स्ट ने। ये चोल शासक थे, राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहाँ का राजा था महिम V, वो भागकर उसको शरण लेनी पड़ी, दक्षिण भाग गया, यानी उत्तर श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वो दक्षिण की तरफ भाग गया। फिर राजराज फर्स्ट के बाद इसका लड़का राजेंद्र फर्स्ट बैठा इस पर। ये शैव धर्म अनुयायी था, चूँकि राजराजेश्वर शिव जी का मंदिर है। इसके लड़के का नाम था राजेंद्र प्रथम। लिखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ वो राजेंद्र फर्स्ट के समय हुआ, यानी इसने शुरुआत कर दी थी मजबूती से, लेकिन जो इसका लड़का था राजेंद्र फर्स्ट, इसने चोल का सर्वाधिक विस्तार किया और दक्षिण का अभियान, उत्तर का अभियान भी किया। गंगै कोंड चोलपुरम एक स्थल है, गंगै, क्योंकि गंगा होके गया, गंगै कोड चोलपुरम की स्थापना की इसने। ये गंगै कोड चोल की उपाधि धारण करता था। बंगाल के शासक महिपाल को इसने राजेंद्र फर्स्ट ने पराजित किया था। राजेंद्र फर्स्ट के विषय में ये और महत्वपूर्ण बात है कि चोलों, इसने चीन का एक शासन भी इसके सामने आया था, चीन का दूत था। चोलों का दूसरा प्रतापी शासक था ये। जल सेना का इसने विस्तार किया था। चोलों की नौसैनिक शक्ति यानी जल सेना शक्ति मानी जाती है अपने आप में बहुत मजबूत थी। अगर लंका पर आक्रमण भारत का कोई राजा करता है तो इसका मतलब समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब उनकी जल सेना मजबूत रही होगी। गंगैकोंड चोलपुरम इसका नाम बता दिया क्योंकि गंगा चिदम्बरम के निकट नई राजधानी स्थापित करके इसने उसका नाम रखा था। राजेंद्र चोल ने जावा, सुमात्रा, मलय द्वीप पर भी एक आक्रमण किया था। और एक बृहदेश्वर का मंदिर आता है, वो भी इसी का बनवाया हुआ था, राजेंद्र फर्स्ट का। इतनी बातें इसके विषय में कंप्लीट हैं आपकी। चोलों की देन भी उसी तरह से आर्थिक आधार पर, चूंकि चोलों का स्थानीय स्वशासन, एक बस ये याद रखिएगा सिर्फ आप कि चोलों की बहुत बड़ी देन है स्थानीय, जो आजकल हम लोग पंचायत पढ़ते हैं, स्वशासन, पंचायत, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण जो सब पढ़ते हैं, उसका अगर बीज देखना है तो एक तो वैदिक काल में चले जाइए, महाजनपद काल के समय कुछ गणतंत्र थे, वहाँ दिखाई देता है। उसके बाद चोलों के वहाँ बहुत मजबूती से ये काम करते थे।
सभा, ये सब बंटवारे करके कैसे ग्राम सभा चलाई जानी है, उसमें वारियम समितियां बनाई जाती थी, तालाब समिति अलग होती थी, ये समिति अलग होती थी, उद्यान समिति अलग होती थी। जैसे आजकल गांव में पंचों को, प्रधान पंच चुने जाते हैं, पंचों को कुछ कुछ 4-4 पंचों को लेकर कमेटी बना दी जाती है कि स्कूल की साफ सफाई ये देखेंगे, रोड बनेगी तो इन वाली कमेटी से बनेगा। उस तरह की कमेटियां हमको चोल शासन के स्वशासन में दिखाई जाती हैं। उनके जिले नाड, कुर्रम, कोट्टम टाइप में उसी समय विभाजित हुआ करते थे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कलात्मक विकास आप देख ही चुके कि इनके जो मंदिर थे वो अपने आप में बहुत मंदिर बड़े बड़े रहे। जो गंगईकोट चोलपुरम है वो मंदिर भी बहुत ऊंचा इसका शिखर है, उसी राजेंद्र प्रथम की देन थी। कंप्लीट है इसके बाद आपका। अब आप आगे आ जाइए चोलों के विषय में। राजेंद्र चोल के बाद स्थानीय सुशासन में एक आध बातें और आप जान लीजिए। इनकी ग्राम सभा उर और सभा दो यानी कि बटी होती थी, जो उर और ये ग्राम सभा, जो ग्राम सभाएँ होती थी इनकी ग्राम सभा का जो प्रशासन था उर और सभा के द्वारा चलाया जाता था। इनकी विशिष्ट भूमिका होती थी। उर जो होती थी वो सर्वसाधारण की सभा होती थी और यह समूह से बड़ी संस्था होती थी। ग्रामों के अतिरिक्त नगरों में भी नगरम नाम से व्यापारियों के अलग, मतलब हर जगह आपको स्थानीय सुशासन दिखाई देता है। अग्रहार एक होते थे जो ब्राह्मणों को गाँव दिए जाते थे, उनको बोलते थे अग्रहार। तो अग्रहारों में सामान्यतः स्थानीय जो प्रबंधन होता था उसका जो देखती थी उसको सभा बोला जाता था। एक अभिलेख है इनका कोई, उसी अभिलेखों में इम्पॉर्टेंट, मुझे अभिलेख का नाम याद नहीं आ रहा है, आप उसको ज़रा नोट करिएगा होमवर्क में। एक ही अभिलेख है जो सारे प्रकाश डालता है इनके स्थानीय सुशासन पर। ये आपको चोलों के विषय में इतनी बातें आपकी पर्याप्त हैं। नगरम, नाड ये सब होते थे। इसके बाद अगला आप डाल लीजिए। हम लोग चोलों के बाद बात करेंगे देवगिरी के यादव, लास्ट टॉपिक। इसके देवगिरी के यादव में दो बातें आपकी महत्वपूर्ण है। पहली बात लिखिए, देवगिरी के यादव चोल शासक में बस राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, इनके दोनों मंदिर और इनका स्थानीय सुशासन, इतनी बातें आपको ध्यान। इनकी राजधानी क्या थी? तंजावुर। अब डाल दीजिए देवगिरी के यादव। देवगिरी के एक्चुअली बाद में अलाउद्दीन जब हमला करता है दक्षिण भारत में तो देवगिरी के यादव, रामचंद्र यादव इसकी मदद करते हैं उसकी, इसलिए ज़्यादा चर्चा में आ गया। और आपको केवल इसके विषय में 2-3 बातें याद रखें। एक तो इसका लिख दीजिए संस्थापक। संस्थापक कौन है इसका, यानी स्थापना किसने की? भिल्लम। इसका नाम था भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम, भिल्लम पंचम ने इसकी स्थापना की थी। और इनकी राजधानी क्या होगी? आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, देवगिरी। मोहम्मद तुगलक बाद में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है। वो बात की बात हम लोग तुगलक वंश में करेंगे जब तुगलक वंश पढ़ रहे होंगे। आपको यादव वंश में इतना ही जानना है, जो सेनापति मलिक काफूर है अलाउद्दीन खिलजी का बाद में, वो इनको आत्मसमर्पण करा देगा। इनका मेन शासक था रामचंद्र, बस याद रखिए मेन शासक जो है वो है रामचंद्र। इसकी एक बेटी है, उसकी एक अजीब कहानी है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, हम लोग शायद कुछ करेंगे उसके विषय में, पढ़ेंगे जब शुरुआत करेंगे। ये आपका यादव वंश का था। इसी तरह एक होयसल वंश था, इसमें मेंशन नहीं हो पाया था। होयसल वंश, अगर चाहे 2 बातें, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र और स्थापना विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र और स्थापना विष्णुवर्धन। उत्तर मेरूर का अभिलेख था वो, याद आ गया मुझे। जो आपको मैं बता रहा था अभी चोलों में स्थानीय सुशासन, वो उत्तर मेरूर के अभिलेख से हमको, वो परांतक प्रथम एक शासक होता है उसका, उससे जानकारी मिलती है। कदम्ब वंश एक था, कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, इसकी राजधानी वनवासी थी। इस तरह से हम लोगों ने लगभग ये आपका प्राचीन भारत के सभी 8 लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश की है कि अपना सारा मैटर समेटने की। अब आपको करना ये होगा, नेक्स्ट हम लोग मध्यकालीन भारत में घुसेंगे अरबों के आक्रमण से। अरबों के आक्रमण के साथ ही गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, हम पढ़ते चले जाएंगे, सैयद वंश, लोदी वंश सारे, और उसके बाद मुगल वंश। अब शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की। तब तक के लिए आप प्राचीन भारत का एक मैं क्वेश्चन जारी करूंगा किसी दिन, उसको ठीक से करिएगा, जिससे आप प्राचीन भारत पे अपनी मजबूत पकड़ पर बना पाएँ। आपका कोई भी प्रश्न प्राचीन भारत से अगर आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। आपको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।